प्रोफेसर मांडवी सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार के सलाहकार श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, अपर मुख्य सचिव संस्कृति विभाग समृत अभिजात जी, निदेशक विपिन कुमार जी, भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी, इस अकादमी से जुड़े हुए पूर्व छात्र, प्रमुख रंगकर्मी और अन्य सभी उपस्थित सम्मानित महानुभाव, बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले अकादमी को 50 वर्ष की शानदार यात्रा के लिए हृदय से बधाई देता हूं। आनंद मठ पर आधारित अभी आप लोगों ने जो प्रस्तुति यहां पर इस समारोह के अवसर पर की है, मैं उन सभी कलाकारों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। वास्तव में ये जो मंचन यहां पे था, हम लोग बचपन में सुनते थे कि रंगमंच इस समाज का दर्पण होता है और वह समाज की दिशा तय करती है। ये सच है कि रंगमंच जहां और रंगमंच वही है जहां पर भावनाएं शब्द बनती हैं और वह शब्द अभिनय बनते हैं और यही अभिनय जन चेतना बनकर के समाज को एक नई दिशा देता है, जैसे आनंद मठ के वंदे मातरम गीत के माध्यम से आपने देखा होगा। यानी वह गीत अपने आप में यह कहने के लिए पर्याप्त है कि राष्ट्रभक्ति क्या होती है, स्वराज का महत्व क्या है, पराधीनता क्या होती है, बंगाल के सकाल को विदेशी हुकूमत ने कितने हल्केपन से लिया था। लोग भूखों मर रहे हैं, स्पेनिश फ्लू का शिकार हो रहे हैं, लेकिन अंग्रेज सरकार के कानों में जूं नहीं रेंग रहा था। मैं कल 1921 की जनगणना के आंकड़ों को देख रहा था। ये आंकड़े रोंगटे खड़े करने वाले थे। यानी वह दशक ऐसा था जब भारत की आबादी बढ़ने की बजाय घटी। एक अनुमान के अनुसार उस अकाल में और स्पेनिश फ्लू के कारण 3 करोड़ से अधिक लोग मरे थे। याद करिए, 30 करोड़ की आबादी भारत की थी और 30 करोड़ में से 30 करोड़ से भी कम की आबादी थी, उनमें से 3 करोड़ यानी 10% से ज्यादा लोग उस अकाल की चपेट में आ गए थे। बृहत्तर भारत। लेकिन विदेशी हुकूमत के कानों में जूं नहीं रेंग रहा था। वह तब भी लगान ले रहा था, लूट कर रहा था और व्यापक अत्याचार का शिकार यहां के नागरिकों को बना रहा था। और ठीक इसके विपरीत आपको कोरोना जैसी महामारी के दौरान देखना चाहिए। कोरोना जैसी महामारी
पूरी दुनिया इसकी चपेट में आई थी। और उस दौरान दुनिया के देशों में, भारत में भी लॉकडाउन लगा, किसी प्रकार से अपने लोगों को बचाया जाए, क्योंकि बीमारी में संक्रमण था। और उससे बचाव करने के लिए अनेक प्रयास प्रारंभ हुए। याद करिए, प्रवासी कामगार और श्रमिक अपने घरों की तरफ आए, हम लोग खड़े हुए, हम लोगों ने वाहन लगाए, उन्हें क्वारंटीन सेंटर में भेजा, उनके लिए भोजन की व्यवस्था की, फिर उनके घर तक पहुंचा करके 1 महीने का राशन भी उनके तक पहुंचाने के साथ ही उन्हें परमानेंट राशन कार्ड भी उपलब्ध करवाया। अपनी सरकार होती है, सरकार में संवेदना होती है, तो सरकार फ्रंट फुट पर आकर के बीमारी से लड़ती है। और बीमारी से लड़ती ही नहीं है, बल्कि लड़ते लड़ते उस बीमारी को भगा भी देती है। आपने कोरोना में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा विकसित कराए गए उनके मार्गदर्शन में 2 वैक्सीन दुनिया के लिए एक नजीर है कि कैसे सरकार जब संवेदनाओं से भरपूर होती है तो अपने नागरिकों के हितों की रक्षा करती है। जब विदेशी हुकूमत होती है, संवेदन शून्य सरकार होती है, तो वही दृश्य हम सबके सामने होता है जो आनंद मठ की इस बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के इस उपन्यास के माध्यम से हमें तत्कालीन भारत में विदेशी हुकूमत में एक संवेदन शून्य सरकार की संवेदनहीनता के उस दृश्य को यह उपन्यास हम सबका ध्यान आकर्षित करता है। वह उपन्यास रचा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बंगाल के अकाल को लेकर, बंगाल की इस व्यापक त्रासदी को लेकर, और उसके उपरांत जिस प्रकार की त्रासदी अलग अलग कालखंड में देश को झेलने को मिल रहे थे, कोई प्रयास सरकार के स्तर पर नहीं हो रहे थे। यानी अकाल में तो बंगाल के अंदर क्या स्थितियां थी और कैसे वहां के लोगों में क्या स्थिति बीतती थी। जमींदार भी अपना घर छोड़ करके जा रहा है और क्या स्थिति उस परिवार के सामने रही होगी। सामान्य नागरिकों की स्थिति का कल्पना आप स्वयं कर सकते हैं। लेकिन उस भावना को अभिनय के रंगमंच ने अभिव्यक्ति दी और वह देश को न केवल राष्ट्रभक्ति के अपने एक नए ओज के साथ जोड़ने में सफल हुआ, बल्कि वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत भी बन गया। और यह वर्ष तो वंदे मातरम का 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरे देश के अंदर समारोह हो रहा है। स्वाभाविक रूप से वंदे मातरम का जो ये प्रस्तुति है, यह भारतेंदु नाटक अकादमी को हर एक स्तर पर, हर जनपद में इसके कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए, हर स्कूल कॉलेजेस में करने चाहिए और संस्कृति विभाग को ने इसके लिए धनराशि उपलब्ध करवानी चाहिए। यह 15 मिनट का नहीं, कम से कम 2 घंटे का यह प्रस्तुति होनी चाहिए और बेहतरीन तरीके से वंदे मातरम के साथ इसका समापन होना चाहिए। याद रखना, जब मंचन के स्तर पर और मंचन हो उस समय खड़े होने की आवश्यकता नहीं, आप प्रारंभ में या अंत में अलग से उसका गायन करवाइए। लेकिन मंचन के दौरान लोग उसके बारे में देखें, उस क्रूरता के बारे में, उस त्रासदी के बारे में लोगों को एहसास कराने की आवश्यकता है। हमारी समस्या क्या है? हम अपने नायकों को सम्मान देने में परहेज करते हैं और यही कारण है कि एक समय हमारे संस्थानों पर ऐसे लोगों का कब्जा हो गया था जो पेशेवर गुंडे और माफिया को हीरो के रूप में, नायक के रूप में प्रस्तुत करते थे और जो समाज के सही नायक हैं उन्हें समाज के सामने
खलनायक के रूप में प्रस्तुत करने की जो प्रवृत्ति थी, उसका परिणाम था कि समाज में उसी प्रकार के चरित्र सामने आते हुए दिखाई दिए। भाई जैसा परोसेंगे लोग उसको उसी रूप में स्वीकार करेंगे। आज जब सिनेमा अच्छा प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा है, रंगमंच अच्छा प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा है, तो समाज भी उस अच्छाई को उसी रूप में लेती है। और भारतीय समाज क्या चाहता है? अगर समाज की उन संवेदनाओं को देखना है तो हमें देखना होगा कि अब तक का दुनिया का सबसे लोकप्रिय सीरियल कोई हुआ है तो रामायण हुआ है। उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती है। यह भारतीय समाज है, अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को सम्मान देना जानता है। अभी मुझे परसों वाराणसी में सम्राट विक्रमादित्य, जो मध्य प्रदेश सरकार की संस्कृति विभाग के द्वारा बनाया गया एक महानाट्य है, लगभग 2 घंटे का है, उसको देखने का अवसर प्राप्त हुआ था। हजारों की भीड़ थी और बहुत जोरदार प्रस्तुति थी। और हमें सचमुच जो संवाद हो, जो संगीत हो, वह प्रभावी बनाने चाहिए। बहुत प्रभावी शब्दों का चयन, वाक्य विन्यास इतना प्रभावी हो कि हर व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर सके। और सब कुछ हमारे पास है। इन नायकों को कौन ढूंढेगा? अगर आप लखनऊ की बात करते हैं, रामायण महाभारत ये भारत की दिनचर्या का, भारत के जीवन का एक हिस्सा है, हमारी सांस्कृतिक प्रवाह का एक हिस्सा है, भारतीय संस्कृति के एक पार्ट है। हर भारतीय परिवार इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाता था। उससे इतर नहीं था, उससे इतर कभी नहीं था। लेकिन अन्य नायकों को हम भूल गए। अगर स्कूल कॉलेजेस में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मंचन हो, स्कूल कॉलेजेस में या इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से हम बच्चों के मन में महाराज सुहेलदेव की प्रस्तुति को नाटक श्रृंखला के माध्यम से प्रस्तुत करें। 1000 वर्ष पहले जो शौर्य और जो पराक्रम महाराज सुहेलदेव ने दिखाया था, और एक विदेशी आक्रांता जिसने सोमनाथ के मंदिर को बार बार तोड़ा, बार बार अपमानित किया, बार बार लूटा भारत को, उसको जिस महापराक्रमी सम्राट महाराज सुहेलदेव ने रोका ही नहीं, बल्कि उसको जिस निर्ममता के साथ मारा था, 150 वर्षों तक भारत में कोई विदेशी आक्रांता हमला करने का दुस्साहस नहीं कर पाया था। लेकिन भारतीय समाज ने महाराज सुहेलदेव को भुला दिया। 1000 वर्ष के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारी सरकार को यह गौरव प्राप्त हुआ कि हम महाराज सुहेलदेव का स्मारक उस स्थान पर बना सकें। आप आश्चर्य करेंगे, ये गुलामी नहीं तो क्या है? जिस स्थान पर महाराज सुहेलदेव ने सालार मसूद को मारा था, उस स्थान पर सालार मसूद का मेला तो लगता था, लेकिन महाराज सुहेलदेव का नहीं लगता था। भारत की संस्कृति को, भारत की सनातन परंपरा को बचाने के लिए जिस महाराज सुहेलदेव ने अपना योगदान दिया था, उनका कोई स्मरण ही नहीं करता था। मुझे याद है, मैं सांसद था गोरखपुर का, मैं एक बार वहां आया था कार्यक्रम में, और वह कार्यक्रम हम लोगों ने महाराज सुहेलदेव के विजयोत्सव पर ही वहां पर बहराइच के पास करवाया था। मुझे प्रशासन ने रोकने का प्रयास किया था, तब भी मैं गया था कार्यक्रम में। उतनी भीड़, अपेक्षित भीड़ नहीं थी, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था। लेकिन इसके विपरीत मैं देख रहा था, सालार मसूद के मेले में बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं। भाई क्यों जा रहे हैं?
जो तुम्हें रौंदने के लिए आया था, तुम्हें इस नष्ट करने के लिए आया था, उसको सम्मानित करने के लिए वहां जा रहे हो। और आज मुझे अच्छा लगता है जब महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक बहराइच के उस स्थान पर बना है, भीड़ अब ठीक उल्टा महाराज सुहेलदेव के स्मारक में जाती है, सालार मसूद की उसमें कोई झांकने भी नहीं जाता है। इस सालार मसूद ये किसी माफिया से कम नहीं है। जो माफिया अभी मिट्टी में मिले हैं, उन्हीं का एक रूप था। वह सालार मसूद भी भारत को लूटने के लिए उस समय आया था। ये वही करता था उस समय भी। एक सोमनाथ के मंदिर को ही नहीं तोड़ा था, अयोध्या में राम जन्मभूमि को भी इसी व्यक्ति ने क्षतिग्रस्त किया था। पहली बार लगातार आया था और महाराज सुहेलदेव ने उसको मारा ही नहीं, वह मौत मारा था जो इस्लाम में सबसे खराब मानी जाती है। आग में गरम लोहे के तवे को रख करके उसमें बांध करके जलाया था उसको। और माना जाता है कि इस्लाम में इस प्रकार की मौत जहन्नुम में जाने की गारंटी होती है, और जहन्नुम में भेजने की गारंटी महाराज सुहेलदेव ने सालार मसूद को दी थी। और जब तक अत्याचारी के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं करेंगे, तब तक वह भारत की संस्कृति पर इसी प्रकार का वो प्रहार करता रहेगा, क्योंकि जब भी उसे अवसर प्राप्त होगा। और यह कार्य, लेकिन महाराज सुहेलदेव के नाम पर कोई नाट्य श्रृंखला नहीं, कोई भी नाटक नहीं, कोई भी संगीत नहीं। लोक गीतों में स्थानीय स्तर पर थोड़ा बहुत अवधी और भोजपुरी में सुनने को मिलते हैं, लेकिन बाकी नहीं होता है। हमें बनाना चाहिए उन पर भी। अवंती बाई पर, वीरांगना अवंती बाई पर, वीरांगना उदा देवी पर, वीरांगना झलकारी बाई पर, महाराज बिजली पासी पर कौन बनाएगा? और हमारी नाट्य अकादमियों का दायित्व बनता है कि हम इस पे लघु नाटक बनाएं, आधा घंटे का, 1 घंटे का, 2 घंटे का मंचन करें, बच्चों के सामने बताएं। तो हीरो के रूप में तब प्रस्तुत करेगा अपने नायकों को, तब नायक के रूप में उन्हें लोग मानेंगे। और उन खलनायकों को जिन्होंने देश पर प्रहार किया था, भारत की संस्कृति को रौंदने का काम किया था, उन लोगों को कभी भी सम्मान नहीं मिलना चाहिए, कभी नहीं मिलना चाहिए। उनको उसी रूप में हमें प्रस्तुत करना चाहिए जिस रूप में आनंद मठ ने उसे प्रस्तुत करने का एक साहसिक कदम उठाया है। बंगाल की त्रासदी, अकाल की त्रासदी को कोई बंकिम चंद्र चटर्जी उसको आनंद मठ के रूप में सजोता है। सुहेलदेव को वह सम्मान देने के लिए कोई बंकिम चंद्र यहां नहीं पैदा हो पाया, जबकि पराक्रम और शौर्य की पराकाष्ठा थी 1000 वर्ष पहले। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को हम लोगों ने एक काव्य पाठ के माध्यम से वह प्रस्तुति देखी है, लेकिन ये अगर नाटक के माध्यम से आए, इसकी प्रस्तुति रंगमंच के माध्यम से हो, और प्रभावी हो सकती है। हमें देना होगा। क्या उम्र होती है? 26 वर्ष। 26 वर्ष की उम्र में वो वीरांगना लड़ती है, ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देती है, और 1857 में प्रथम स्वातंत्र समर में ब्रिटिशर को पीछे हटने के लिए मजबूर कर देती है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। 58 में धोखे से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पकड़ी जाती है। 57 में नहीं, 57 में तो ब्रिटिशर भाग खड़े हुए थे। ऐसे ही वीरांगना अवंतीबाई के साथ हुआ। 57 में ब्रिटिशर को पीछे हटना पड़ा था। 58 में 1858 में उन्होंने धोखे से उनको मारा था। उम्र क्या थी? 26 साल। क्या उम्र होती है? 26 साल। और उस समय देश और मातृभूमि के लिए लोग लड़ रहे हैं।
अगर हम इन्हें मंचन के माध्यम से प्रस्तुत करें, ऐसे अनेक नायक हैं, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, ठाकुर रोशन सिंह, कौन सम्मान देगा इन नायकों को? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल तो ये आर्य समाज के प्रचारक थे, आजीवन भारत के लिए, भारत की परंपरा के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए समर्पित थे। और शाहजहांपुर में उनकी जन्मभूमि नहीं थी, शाहजहांपुर तो उनकी कर्मभूमि थी। कर्मभूमि जो भारत की आजादी के लिए वे वहां जन जागरण के उद्देश्य से वहां कैंप करके रहते थे, आर्य समाज की शिक्षाओं को फैलाने के लिए, भारत की स्वाधीनता के लिए, नौजवानों की फौज खड़ा करने के लिए, स्वदेशी के लिए, स्वावलंबन के लिए। हम भूल गए। जब कोई समय आता है, अवसर आता है, तब तो हम उनका स्मरण करते हैं, शेष भूल जाते हैं। और भारतीय नाट्य अकादमी को इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये एक अवसर है जब यहां पर आपने यहां मांग रखी है त्रिपाठी जी, और आपने यहां पे बोला है, स्वाभाविक रूप से अपने लिए नहीं बोला आपने तो भारतीय नाट्य अकादमी में आधुनिक हिंदी के जो प्रणेता है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ही है। और स्वदेशी भाषा और स्वदेशी का मतलब क्या होना चाहिए, काशी नागरी प्रचारिणी सभा उसका माध्यम बना था। उन्होंने इसके माध्यम से जिस जन चेतना को आगे बढ़ाने का काम किया था, अद्भुत था, अद्भुत था। और उनकी स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए स्वाभाविक रूप से सरकार का दायित्व बनता है कि हम उसमें सहयोग करें। आप यहां पे जो कार्यक्रम चला रहे हैं, डिप्लोमा का कार्यक्रम चला रहे हैं, 20 के आप 2 बैच चाहते हैं, समस्या उसकी नहीं है, सरकार उसको देगी, उसमें सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा। और मैंने तो इनको भी कहा है अपर मुख्य सचिव से कि आप किराए पे क्यों लेते हैं, भारतीय नाट्य अकादमी को ही छात्रावास बना करके दीजिए, उनको हैंड ओवर कर दीजिए, वो अपना चलाएं, अकादमी के अंदर उसको चलाएं। भाई ठीक है, अभी तो आप जैसा दानशील है तो उनको पैसा दे दे रहा, कल उनका पैसा भी बंद कर देगा। भाई कोई ऐसा महापुरुष आ ही गया तो वो भी बंद कर देगा। इसलिए भारतीय नाट्य अकादमी को दे दीजिए, आप उनको खरीद के दे दीजिए, नगर विकास से बातचीत करो, उनसे पैसा लो, या नहीं तो उनके स्वयं के केंद्र में उसको बना करके इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना चाहिए, इसे आगे बढ़ा देना चाहिए। और मेरा मानना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, उनके नाम पे ये नाट्य अकादमी बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है, याद करिए उन्होंने उस समय अपने साहित्यिक कृतियों के माध्यम से जो जन चेतना का जागरण किया था। गोरखपुर में कुछ कलाकार हैं, हम लोगों ने उनके लिए प्रेक्षागृह वहां बनाया है। वहां के कलाकार लगातार 1975 से वे भी एक बरगद के पेड़ के नीचे अपना मंचन करते थे। उस पेड़ के नीचे सर्दी, गर्मी, बरसात कुछ भी हो, वो 12-15 कलाकार वहां आकर के हर शनिवार को या रविवार को, मैं उनके यहां 2-3 बार उन कार्यक्रमों में गया था, वहां पे आकर के मैं देखता था, वहां पेड़ के नीचे एकदम रोडवेज बस स्टेशन के सामने, कार्मल स्कूल के एकदम ठीक सामने, वहां पर वे लोग प्रतिदिन आकर, उस दिन सप्ताह में एक दिन आकर के अपना मंचन वे लोग करते थे। और उनकी मांग होती थी कि एक प्रेक्षागृह बने। हमने वहां प्रेक्षागृह बनाया। उन कलाकारों को मैं कभी कभी बुलाता हूं क्योंकि उनकी प्रस्तुति मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक पर जो 1881 में उन्होंने रचा था, अंधेर नगरी, ये ब्रिटिश हुकूमत की
क्रूरता का और उस समय की उनकी संवेदनहीनता का एक प्रमाण है। याद करिए कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण और राष्ट्रीय चेतना को मजबूती बनाने के लिए जो कार्य उस समय उन्होंने कहा था, 1875 में, इससे पहले भारत दुर्दशा पर भी उन्होंने एक नाटक लिखा था। आप सोचो उस समय की प्रस्तुति को कैसे उन्होंने अपनी साहित्यिक कृति के माध्यम से, अपने नाटकों के माध्यम से उन्होंने स्वाधीनता की अलग को जगाने का काम, स्वाधीनता केवल मंचों पे भाषण देने से नहीं, केवल नारे से नहीं, मंचन और रंगमंच के माध्यम से भी, उन नाटकों के माध्यम से भी हम उसको आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। और यह कार्य भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उस समय करके दिखाया था। और ऐसा नहीं कि उस समय ही रहा हो। आप जब जयशंकर प्रसाद जी के ऐतिहासिक नाटक स्कंदगुप्त को देखते हैं, उसमें भी तो उन्होंने जो 1928 में स्कंदगुप्त को और चंद्रगुप्त 1931 में, ये भी तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भावनाओं को जागृत करने का एक सशक्त माध्यम बने थे। देश गुलाम है और उस समय इस चेतना को जागरूक करके, क्योंकि आजादी की लड़ाई में बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो ब्रिटिश हुकूमत की चाटुकारिता करते थे। इस सत्ता का अवगुण होता है, लेकिन सच बोलने का साहस, सच करने का साहस, और वह अपनी उस साहित्यिक कृति के माध्यम से, अपने नाटकों के माध्यम से उन्होंने उस समय चंद्रगुप्त का जो प्रसिद्ध गीत था, अरुण यह मधुमय देश हमारा, मुझे लगता है कि हर भारतीय आज भी गाता है। यह हम सब के लिए एक नई प्रेरणा है। और आप देखते होंगे, मैं तो विधानसभा के सत्र के दौरान और अक्सर भी सदन में भी इन बातों को बार बार उठाता हूं, जब रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं की कुछ पंक्तियों को उठाने का प्रयास करता हूं। रामधारी सिंह दिनकर, उन्होंने देश के आपातकाल के दौरान अपनी रचना के माध्यम से कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, इसका जो आह्वान किया था, वो साहित्यिक कृति समाज की जनचेतना को जागरूक करती है। कैसे पूरा समाज उसके साथ अपने आप तारतम्य बिठा करके आगे बढ़ता है, यह हम लोगों ने उस समय देखी है। और उनकी कृतियों को अगर आप देखेंगे आज भी, अभी हम लोगों ने 23 से 24 से ही यहां पे 3 दिन का हमने रस्म रथी का और 3 दिवसीय कार्यक्रम राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की उन कृतियों पर आधारित एक कार्यक्रम हम लोगों ने यहां लखनऊ में रखने के लिए मैंने बोला है। और मैं संस्कृति विभाग से ही बोलूंगा कि उस पूरी टीम को मैंने कृषि मंत्री को लगाया है इसमें, कि वे वह लग करके उन लोगों को बुलाएं, उसका मंचन करें, युवाओं को जोड़ें, ये राष्ट्रीयता का भाव पैदा हो। और 3 दिनों तक वह कार्यक्रम लखनऊ में चलेगा और बहुत सुंदर प्रस्तुति होगी यहां मंच पर, रश्मि रथी की भी होगी और अन्य जो भी उनसे जुड़े हुए अन्य साहित्यिक कृतियां हैं उनसे जुड़ी हुई होंगी। एक दिन मैंने कहा अटल जी की भी साहित्यिक कृतियों पर आधारित एक रंगमंच का कार्यक्रम यहां पर होना चाहिए। ये चीजें हम सब देखते हैं तो हम सब इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि बहुत कुछ हमारे पास है। उस दिशा में हमें अपने युवाओं को, वर्तमान पीढ़ी को तैयार करना होगा। उसके लिए हम कार्य प्रारंभ करें, अभी से प्रारंभ करें। और मैं तो चाहूंगा कि अगर मध्य प्रदेश सरकार के स्तर पर सम्राट विक्रमादित्य का इतना बेहतरीन प्रदर्शन हो सकता है, उसका रंगमंच का एक महानाट्य के रूप में उसको प्रस्तुति देश भर में हो सकती है, हम महाराज सुहेलदेव को क्यों नहीं प्रस्तुत कर सकते? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को हम क्यों नहीं प्रस्तुत कर सकते? क्यों नहीं हम महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह को प्रस्तुत कर देते, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के दौरान भी भारत की एक पैरेलल सरकार अफगानिस्तान में रह करके बना दी थी।
1857 के प्रथम स्वतंत्र समर के उन नायकों पर क्यों नहीं हम लोकल स्तर पर भी नाट्य श्रृंखला प्रारंभ करके स्थानीय कलाकारों को प्रेरित करते हैं। अच्छी स्क्रिप्ट लिखी जानी चाहिए, अच्छे संवाद लिखे जाने चाहिए। ये सभी कार्यक्रम समाज को जोड़ेगा, समाज को एक नई दिशा देगा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक नई ऊंचाइयों तक आगे बढ़ाने का काम करेगा। और मैं तो चाहता हूं संस्कृति विभाग को आगे आना चाहिए। काशी की नागरी प्रचारिणी सभा की क्या स्थिति है, उसके पुनरुद्धार और उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। कितना बड़ा कार्य किया था भारतेंदु जी ने, किस प्रकार का काम किया था, उनके द्वारा जो बातें उस समय की गई थी, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति का मूल, यानी निज भाषा का महत्व क्या है, प्रकृति करना है, अपनी भाषा हो, अपनी बोली हो। याद करिए ना, तुलसीदास जी का हम स्मरण करते हैं, वो विद्वान थे, वैदिक विद्वान थे, संस्कृत में अपनी रचना लिखना चाहते थे। ईश्वरीय प्रेरणा हुई, नहीं लोक भाषा में रचो, लोक भाषा में। अवधि में उन्होंने रच डाली। रामचरितमानस घर घर में पूज्य हो गई। रामचरितमानस को घर घर में लोग पूछ रहे हैं। हम लोग मॉरिशस गए थे, अवस्थी जी भी साथ में थे। हम लोग जब वहां पर भारतीय मूल के लोगों से मिले, भोजपुरी बोलते हैं, पढ़ नहीं सकते। हम लोगों ने कहा क्या आपके पास है विरासत में? केवल उनके पास रामचरितमानस का गुटका था। हमने कहा पढ़ना आता है? कहा नहीं, लेकिन क्या है इसमें? रामायण, उसी की पूजा करते हैं। और इसीलिए मैं आप सबसे कहूंगा, हम सबको इस पर विचार करना चाहिए। काशी नागरी प्रचारिणी सभा आज की आधुनिक हिंदी की जननी रही है, वो उसके बारे में हम सोचें क्या हो सकता है। अगर कोई संस्था चला रही है उसके साथ हम संवाद बनाए ना, हम उन कार्यक्रमों को उनके साथ मिल करके बैठ करके उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, ये हमारा दायित्व बनता है। मातृभाषा के लिए, हिंदी के लिए, खड़ी बोली के लिए उनका जो योगदान है अविस्मरणीय है। और उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आज हम इस उन्हीं के नाम पर बनी हुई भारतेंदु नाट्य अकादमी के स्वर्ण जयंती वर्ष में यहां पर आज हम इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से यह कार्यक्रम आपके वर्ष भर चले। आनंद मठ के साथ ही, आनंद मठ तो इस अवसर पर आवश्यक है ही, क्योंकि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। लेकिन वंदे मातरम के साथ ही हमारा प्रयास होना चाहिए कि स्थानीय उन महापुरुषों के बारे में जिन्हें राजनीतिक कारणों से भुला दिया गया, वोट बैंक पर असर न पड़े इसलिए महाराज सुहेलदेव का स्मरण नहीं करना है। लोगों के वोट बैंक पर असर न पड़े इसके लिए महाराज बिजली पासी का स्मरण नहीं करते थे। महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में लोग नहीं बोलेंगे। क्या मतलब है इसका? हमें इन नायकों को, इन वीरांगनाओं को सम्मान देना होगा। इन पर स्थानीय स्तर पर, स्कूलों में, विद्यालयों में पहले से ही तय होना चाहिए कि वे सप्ताह में एक दिन आधे समय के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का तय होना चाहिए। उस कार्यक्रमों के माध्यम से सब मंचन होने चाहिए, लोक कला को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम होना चाहिए। आपने यहां पर जो भी प्रस्ताव दिए हैं, अपने प्रस्ताव को त्रिपाठी जी यहां पर आप इनके सामने संस्कृति विभाग उसको सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाने का काम करे। इस पर बहुत कुछ कार्य किए जाने की आवश्यकता है। और मेरा मानना है कि भारतेंदु नाट्य अकादमी, देखिए मुझे तो अच्छा लगा कि
जो अब हम लोग कला के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो कला की जो अलग अलग विधाएं हैं, गायन, वादन, नाट्य या नृत्य, और इन सबको हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश इसके लिए बहुत समृद्ध रहा है, बहुत समृद्ध रहा है। हम लोग हरिहरपुर भी गए थे, आजमगढ़ में, एक छोटा सा गांव, लेकिन बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक आज भी वहां संगीत के साथ जुड़े हुए हैं। गायन से भी, गायन, वादन, नृत्य तीनों वहां पर है, लेकिन उसको लोग भूल गए। हम लोगों ने वहां संगीत विद्यालय प्रारंभ किया है। विभाग को थोड़ा रुचि लेकर के उसको और अच्छे ढंग से आगे बढ़ा देना चाहिए। कबीर एकेडमी मगहर में बनी है। कबीर की शब्दी, कबीर की साखी, इन पर आधारित कार्यक्रम क्यों नहीं हो सकते? उसमें क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं इसमें शोध के कार्यक्रम आगे बढ़ सकते हैं? कुछ तो करना पड़ेगा। विभाग का काम ठेके पट्टे करना नहीं है। इस प्रकार की परंपरा को आगे बढ़ा करके एक समृद्ध विरासत आने वाली पीढ़ी के लिए आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। यह विभाग का मूल काम ये है, और विभाग उस पर थोड़ा रुचि ले लेगा तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ हम आने वाले समय के लिए कर पाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं डॉक्टर रतिशंकर त्रिपाठी जी को और उनकी पूरी टीम को इस रुचि लेने के लिए और मुझे यहां बुलवाने के लिए भी, क्योंकि मैं सचमुच टालने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उन्होंने अवस्थी जी को लगाया, और अवस्थी जी भी इतने स्वार्थी निकले। देखिए, अभी मैं एक बात बताऊं आपके सामने, अभी 3 दिन 4 दिन पहले की घटना है। पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी को एक पुरस्कार मिलना था, अवस्थी जी बिना बताए मंच पे पहुंचे थे। आज उनको सम्मान दे रहे थे, लेकिन उन्होंने एक भी बार नहीं कहा मालिनी जी को कि वो भी मेरे साथ शेयर कर ले। तो ये दिखता है कि उनके अंदर एक स्वार्थ आ गया कि ये मेरा अपना पुरस्कार है, देखो मैं भी दिखाता हूं कि मैं भी हूं। लेकिन उनको अभिनय के लिए वो संभवतः अभी फिट नहीं हो पाए। हो सकता है करते, लेकिन उनकी ताकत उस समय कम हो जाती जब वो मालिनी जी को देखते हैं, मंचन से भागते हैं तब। लेकिन उन्होंने विभाग में अपर मुख्य सचिव के रूप में, प्रमुख सचिव के रूप में लोक संस्कृति, लोक परंपरा के लिए उस समय काफी कुछ कार्य आगे बढ़ाया था, बहुत कुछ कार्यक्रम आगे बढ़ाया था, और ये कार्यक्रम हमारे निरंतर आगे बढ़ने चाहिए। आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहां पर तमाम भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी से जुड़े हुए जो पुराने छात्र थे, पुरातन छात्रों को भी और रंगकर्मियों को भी आज सम्मानित किया गया। और मैं बधाई दूंगा कि इस बार पद्म पुरस्कार के लिए डॉक्टर अनिल रस्तोगी जी को भी इस व्यवस्था के साथ 100 से अधिक नाटक मंचन करने और उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें प्रधानमंत्री जी ने भारत के पद्म पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है, और ये महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा ये घोषणा की गई है। मैं यहां पर जितने भी ऐसे इस एकेडमी से जुड़े हुए पूर्व पदाधिकारी हैं, इस एकेडमी को आगे बढ़ाने वाले राजविसारिया जी की स्मृतियों को मैं नमन करता हूं, और उनसे जुड़े हुए जो भी यहाँ के पुराने कलाकार थे, पुराने रंगकर्मी थे, उन सबको आगे यहाँ पर मैं इस अवसर पर स्मरण करते हुए उन्हें स्मृतियों को मैं नमन करता हूं। जो आज हैं उनको सम्मानित करने का काम भी आप लोगों ने किया है, अच्छा प्रयास है। अपने नींव के पत्थरों को आपने टटोलने का काम किया है, उन्हें सम्मानित करने का काम किया है, और विश्वास करता हूं कि नई पीढ़ी को और पुरातन पीढ़ी को जोड़ करके आप आगे बढ़ेंगे, परिणाम आएगा, जरूर परिणाम आएगा, उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आपको और आपकी पूरी टीम को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि आज मुझे आपके बीच में आके अच्छा लगा, और ये यात्रा निरंतर चलनी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए, और प्रदेश भर में चाहिए।
यहीं पे नहीं, हर जगह जाइए, अच्छे नाटक करिए, अलग अलग टीम अलग अलग जगह जाए, राष्ट्रभक्ति से जुड़े हुए कार्यक्रमों को प्रस्तुत करिए, स्थानीय लोगों को बुलवाइए। कुछ तो लोग जानेंगे, कुछ तो लोग सीखेंगे। कुछ अच्छे संगीत भी उसमें डालिए, अच्छे संवाद के साथ उसको आगे बढ़ाइए। सचमुच क्रांति आ जाएगी और इस क्रांति का समय वह अब आ गया है और उसी को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आप सबको मैं स्वर्ण जयंती अवसर के अवसर पर, समारोह के अवसर पर, क्योंकि आज ही के दिन 1976 में, याद रखिए, तब यह देश इमरजेंसी में जी रहा था, लेकिन भारतेंदु नाट्य अकादमी अपने पाठ्यक्रम को संचालित कर रहा था। तो स्वाभाविक रूप से इस यात्रा के लिए आप सबको मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि यात्रा अनवरत आगे बढ़नी चाहिए। सरकार के स्तर पर इस मामले में पूरा सहयोग दिया जाएगा। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन और ऊर्जादायी शब्दों के लिए। आप हमारे मध्य पधारे, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।